हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते होंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल आरके कॉमर्स पर आज मैं पुनः अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 7 लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाने की मेरी जो प्रोसेस चल रही है उसी का ये पार्ट 7 मेरा है, ये है ना। और ये अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात यह मुख्य रूप से क्लास 12 जो कॉमर्स पढ़ते हैं क्लास 12 वाले के लिए और बीकॉम वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है ना। क्लास 12 वाले के लिए ये बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सब में इस चैप्टर से अकाउंटिंग रेशियो से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और हमारे वीडियो को जो भी आपके साथी फ्रेंडशिप में कॉमर्स पढ़ रहे हैं वहां तक वीडियो को आप हमारे शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है अकाउंटिंग रेशियो, जो हम पिछले वीडियो में पार्ट 6 में बनाए थे फ्रेंड्स, उसमें पढ़ाया था मैंने सोल्वेंसी रेशियो के बारे में, पार्ट 6 में पढ़ाया गया है ना। जो भी फ्रेंड्स अगर पार्ट 6 नहीं देखे हैं वह निश्चित वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आपका आएगा फ्रेंड्स, ये सोल्वेंसी रेशियो है। सोल्वेंसी रेशियो ये अकाउंटिंग रेशियो का दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, लिक्विडिटी रेशियो होता है। लिक्विडिटी रेशियो के बाद अकाउंटिंग रेशियो में आता है सोल्वेंसी रेशियो, यानी ऋण शोधन क्षमता अनुपात, है ना। और ये सोल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत पहला इसमें बताया गया था फ्रेंड्स पिछले वीडियो में कि सोल्वेंसी रेशियो को 4 पार्ट में बांट दिया गया फ्रेंड्स, है ना। सोल्वेंसी रेशियो को 4 पार्टों में बांट दिया गया है। उसी में से एक पार्ट इसका फ्रेंड्स ऋण समता अनुपात, ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसकी फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डेब्ट बट्टा इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स ऋण यानी लोन, जिसको आप लोन कहते हैं या हिंदी में ऋण कहते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है इंग्लिश में डेब्ट, है ना। डेब्ट बट्टा इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो क्षमता अंशधारी से जो पैसा कंपनी प्राप्त करती है शेयर होल्डर से, उसको कहते हैं इक्विटी। या इसी को और करके लिखा गया फ्रेंड्स, आप इसको डेब्ट बट्टा इक्विटी लिखिए या लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन, लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन बट्टा शेयर होल्डर फंड्स। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण मतलब ऐसा ऋण जो 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए लिया गया हो। 1 वर्ष से कम के लिए होता है तो वह करेंट लायबिलिटी हो जाता है फ्रेंड्स, चालू दायित्व हो जाता है। तो इसमें चालू दायित्व का कोई काम नहीं होता है। चालू दायित्व आपको मैं पिछले वीडियो में जब पार्ट ए पढ़ाया था अकाउंटिंग रेशियो का, लिक्विडिटी रेशियो, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट का काम वहां होता था। लेकिन अब इस सोल्वेंसी रेशियो में ना करेंट एसेट का कोई काम होता है ना करेंट लायबिलिटी का कोई काम होता है फ्रेंड्स। यहां लिखा गया है लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब जो दीर्घकालीन ऋण है बट्टा शेयर होल्डर फंड्स यानी बट्टा अंशधारी कोष। लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड्स या डेब्ट बट्टा इक्विटी, इसको आप फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हो गया आपका ऋण समता अनुपात का। किसका फ्रेंड्स? इसका थ्योरी में भी पिछले वीडियो में मैं बताया था फ्रेंड्स कि ऋण समता अनुपात क्या होता है, सोल्वेंसी यानी ऋण शोधन अनुपात क्या होता है। ये सारे वीडियो नंबर 6 में ये सारे सब के बारे में चर्चा किया गया है फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स अगर वीडियो 6 नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो 6 देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऋण समता अनुपात ये सोल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट है फ्रेंड्स। सोल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, हिंदी में कहते हैं ऋण समता अनुपात। इसकी फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? डेब्ट बट्टा इक्विटी कहिए या लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड्स कहिए, ठीक है। दोनों का इक्वल ही चीज है। और इससे पता है फ्रेंड्स, आपको मैं पीछे भी बता चुका हूं कि ये पूरे अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर जो फ्रेंड्स ये पूरे फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूला इसका याद नहीं रहेगा आपको तो फिर आप इस चैप्टर का सवाल नहीं बना पाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए जितना भी फॉर्मूला बताया जा रहा है फॉर्मूला को कम से कम जरूर याद रखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां मुझे डेब्ट बट्टा इक्विटी लिखा गया है या लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड।
अब हमें ये दोनों चीज अलग अलग पहले ज्ञात करना होगा फ्रेंड्स। जैसे कैलकुलेशन करना होगा दोनों, लॉन्ग टर्म डेब्ट का अलग कैलकुलेशन होगा, फिर शेयर होल्डर फंड्स का अलग कैलकुलेशन होगा। जैसे पिछले वीडियो में आपको करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो पढ़ाने में बताया गया था फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जाकर देखेंगे, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो में बताया गया था कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, करेंट एसेट बटा, जैसे पिछले वीडियो में पढ़ाए थे मैं फ्रेंड्स कि CR बराबर फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, होता है ना फ्रेंड्स। CR यानी करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो आपको फ्रेंड्स ये बताया गया था कि इस करेंट एसेट में किस सबको जोड़ा जाता है और करेंट लायबिलिटी में किस सबको जोड़ा जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी है फ्रेंड्स, यह लॉन्ग टर्म डेब्ट में बहुत सारे नाम को जोड़ा जाता है इसमें, और जोड़ करके तब आता है, तब उसको लॉन्ग टर्म डेब्ट कहते हैं। उसी प्रकार शेयर होल्डर फंड्स में भी फ्रेंड्स बहुत सारे आइटम्स को जोड़ा जाता है और जोड़कर जो आता है तब वह शेयर होल्डर फंड्स कहलाता है। तो बात होती है फ्रेंड्स कि अब लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम किस सब को ऐड करेंगे और शेयर होल्डर फंड्स में हम किस सब को ऐड करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहां दिया गया है आपका, यहां दिया गया है बी नंबर देके लिखा गया है आपका, यहां ए नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए नंबर में लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डेब्ट या लोन एक ही चीज होता है ना, डेब्ट या लोन एक ही चीज है, तो दोनों का अर्थ होता है ऋण। हिंदी कहते हैं इसका दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म डेब्ट या हिंदी में दीर्घकालीन ऋण। इसमें अब क्या सबको जोड़ेंगे फ्रेंड्स, हम किस सब को, अगर सवाल में विभिन्न प्रकार की आइटम देगा फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म जैसे रहेगा ना, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नाम दे देगा आपको, तो उसमें जैसे आपको ये करेंट रेशियो में निकालने में पढ़ाया गया था कि करेंट रेशियो में किस सबको अलग अलग करके आपको ऐड करना है, करेंट लायबिलिटी में किस सबको ऐड करना है ना फ्रेंड्स। उसी प्रकार यहां आपको करेंट लॉन्ग टर्म डेब्ट में भी अलग अलग नाम को आपको जोड़ना होता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स ये सारे नाम आते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से आपका नाम शुरू होता है। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट में सबसे पहले सवाल में अगर मिले आपको, सवाल बनाएंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, अगर सवाल में मिल जाए आपको क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस डिवेंचर प्लस मॉर्गेज लोन, जिसको आप हिंदी में बंधक ऋण कहते हैं स्टूडेंट्स, बंधक ऋण, मॉर्गेज लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस बैंक लोन ETC। फ्रेंड्स हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन जब कैलकुलेट करना हो और सवाल में अलग अलग आइटम दिया हो, तो ध्यान रखिएगा, अगर इतना नाम जो दिया गया है आपका फ्रेंड्स, इतना नाम जो है कौन कौन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस डिवेंचर प्लस मॉर्गेज लोन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस बैंक लोन ETC, यानी इतना नाम अगर आपको दिखाई पड़े सवाल में, तो समझ लेना है आपको कि ये नाम लॉन्ग टर्म डेब्ट में इसको ऐड किया जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट में किस सबको फ्रेंड्स नाम याद रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, इस प्रकार के और वे सभी लोन जो 1 वर्ष से ज्यादा के लिए हो, 1 वर्ष से ज्यादा के लिए कोई भी लोन है, उस सबको आपको इस लॉन्ग टर्म डेब्ट में जोड़ लेना है फ्रेंड्स, और जोड़कर जो आएगा वही आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट होगा जो ऊपर लिखा जाएगा। जैसे करेंट रेशियो में पीछे पढ़ाया गया था कि करेंट एसेट में जो भी आइटम जाता है सबको अलग जोड़ा जाता है, करेंट लायबिलिटी में जो भी आइटम जाता है उसको अलग जोड़ा जाता है, और तब उसको ऐसे फ्रैक्शन में डालकर उसका आंसर निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये डेब्ट इक्विटी रेशियो भी है फ्रेंड्स, है ना। तो आप समझ गए कि आप लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये सारे नाम आपको याद रखना है। वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके आप पढ़ो, देखिएगा, आपको नाम सारा याद आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना।
अब दूसरा फॉर्मूला भी है, एक तो हो गया कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन इत्यादि सबको जोड़कर भी आप लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म डेप्ट बराबर, एक फॉर्मूला और है, टोटल डेप्ट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अगर देखिए, अब ये फॉर्मूला सवाल पर डिपेंड होगा फ्रेंड्स कि आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए इस सबको जोड़ना है या डायरेक्ट टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटी को घटा देना है फ्रेंड्स। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर ये आइटम सवाल में दिखाई पड़े, अगर आइटम जितना नाम आपको यहाँ लॉन्ग टर्म अंतर्गत दिया गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोविजन, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ये सब अगर नाम दिखाई पड़ रहा है सवाल में, तब तो स्पष्ट है कि उस सबको जोड़ लीजिए, जोड़ करके जो आपको आएगा वो लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा। अगर ये नाम सब दिखाई नहीं पड़ रहा सवाल में, सवाल दिया गया उसमें कहा गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो में आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट में जितना नाम ये पढ़े हैं, आप याद किए हैं, इस सब एक भी सवाल में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तब फिर क्या होगा, कैसे निकलेगा वहां पर आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट? तब वहां फ्रेंड्स तो सवाल में आपको यह दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा फ्रेंड्स, या तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए यह दिया रहेगा, आपको टोटल डेप्ट भी दिया रहेगा और करेंट लायबिलिटी भी दिया रहेगा। टोटल डेप्ट समझ गए ना, कुल ऋण। टोटल डेप्ट का मतलब होता है कुल ऋण, यानी फर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर जितनी ऋण है, उस कुल ऋण में करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड हो जाता है। करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों इसमें इंक्लूड हो जाता है। जब ये टोटल का मतलब हो गया कुल, करेंट और नॉन करेंट दोनों लायबिलिटी इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब जब ये कुल लायबिलिटी में से हम करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, लॉन्ग टर्म डेप्ट बच जाएगा, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी बच जाएगा। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है इसी को आप नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहा जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट अगर सवाल में दिया गया है और करेंट लायबिलिटी भी दिया गया है सवाल में फ्रेंड्स, तो टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटी घटा लीजिए और घटाने के बाद जो शेष बचेगा वह आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म लोन आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग टर्म ज्ञात करना आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। अब दूसरा फ्रेंड्स, नीचे क्या दूसरा निकालना है आपको, शेयर होल्डर फंड्स यानी अंशधारी कोष। अब शेयर होल्डर फंड्स फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए अब शेयर होल्डर फंड्स निकालने का भी फॉर्मूला है फ्रेंड्स। शेयर होल्डर फंड जो निकाला जाता है फ्रेंड्स, उसका भी एक रूल है, शेयर होल्डर्स फंड इंग्लिश में कहते हैं अंशधारी कोष, हिंदी में कहा जाता है अंशधारी कोष। इंग्लिश में शेयर होल्डर फंड, हिंदी में अंशधारी कोष। अभी समझते हैं ना अंशधारी कोष क्या होता है फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अंशधारी का मतलब क्या होता है, जो कंपनी अपने अंश यानी शेयर बेचकर जो कंपनी पैसे प्राप्त करती है, उस पैसे को एक फंड में जमा किया जाता है। उस फंड के पैसे को ही अंशधारी कोष हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। कंपनी शेयर बेच के पैसा प्राप्त करती है ना, और उस पैसे को जिस फंड में जमा करती है उस फंड को ही अंशधारी कोष है ना, या शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। आपको पता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो जो निकालते हैं क्या, या लॉन्ग टर्म डेप्ट में शेयर होल्डर फंड का से दोनों को कंपैरिजन किया जाता है कि फर्म के पास लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है और शेयर होल्डर फंड कितना है, दोनों की कंपैरिजन किया जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो अब शेयर होल्डर मतलब समझ गया ना, जो कंपनी शेयर बेच के जो पैसा प्राप्त करती है वह शेयर होल्डर फंड कहलाता है ना। और जो लोन लेती है बैंक से, पब्लिक से, किसी भी व्यक्ति से लोन लिया जाता है, उस लोन को ही लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं या डेप्ट कहते हैं। शेयर बेच के पैसा लाया वह शेयर होल्डर फंड, और लोन लिया है अगर अदरवाइज किसी भी व्यक्ति से, बैंक से, तो उसको लॉन्ग टर्म डेप्ट की कैटेगरी में रखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बात होती है शेयर होल्डर फंड्स हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए शेयर होल्डर फंड्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स इसमें भी सारे आइटम जोड़ा जाता है। जैसे ऊपर में आपने देखा था कि लॉन्ग टर्म डेप्ट में सारा नाम जोड़ा गया था ना,
सारा नाम दिया गया, उस पर जोड़ा गया था। उसी प्रकार ये शेयर होल्डर फंड्स में भी फ्रेंड्स बहुत सारे नाम को ऐड किया जाता है। अगर सवाल में दिया गया है इतने सारे नाम, तो याद रखना होगा फ्रेंड्स कि शेयर होल्डर फंड के लिए आपको किस सब को जोड़ना है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्लस पीएल क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तब, प्लस सिंकिंग फंड प्लस अदर रिजर्व, और माइनस है फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखिएगा, यहां क्या है? माइनस फिक्टेशियस एसेट। माइनस क्या है फ्रेंड्स? फिक्टेशियस एसेट। फिक्टेशियस का हिंदी होता है कृत्रिम संपत्तियां, यानी बनावटी संपत्ति, है ना। तो पहले तो शेयर होल्डर फंड के लिए आपको किस सब को जोड़ना है, तो याद रखना होगा फ्रेंड, ठीक ना। किस सब को जोड़ेंगे? शेयर होल्डर फंड निकालने में इक्विटी शेयर कैपिटल है अगर सवाल में, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिर प्लस करेंगे कैपिटल रिजर्व, फिर प्लस करेंगे जनरल रिजर्व, फिर प्लस करेंगे पीएल क्रेडिट बैलेंस, फिर प्लस करेंगे सिंकिंग फंड, फिर प्लस करेंगे अदर रिजर्व, और माइनस क्या करेंगे? फिक्टेशियस एसेट। यानी इस सब को जोड़ लिया जाएगा, यहां तक का आइटम सबको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। और जितना जोड़ कर आएगा उसमें से फिक्टेशियस एसेट अगर दिया है, फिक्टेशियस एसेट के अंतर्गत क्या सब आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यहां दिया गया, देखिए फिक्टेशियस एसेट के अंतर्गत आपको सवाल में क्या दिखाई पड़ सकता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यानी प्रारंभिक व्यय जिसको हिंदी में कहा जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, पीएल डेबिट बैलेंस। पीएल क्रेडिट बैलेंस अगर है तो जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पीएल क्रेडिट बैलेंस होगा तो जोड़ेंगे, और पीएल डेबिट बैलेंस है तो घटाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें कैपिटल शेयर होल्डर फंड में क्या हो फ्रेंड्स, कि सबको जोड़ना है, किस सबको? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्लस सिंकिंग फंड प्लस अदर रिजर्व, और माइनस फिक्टेशियस एसेट। फिक्टेशियस एसेट के अंतर्गत क्या सब रहेगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और पीएल का डेबिट बैलेंस। इतना नाम अगर सवाल में दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि इसमें देखिए ये जितना आइटम दिया गया है ना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आइटम सवाल में नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। इसमें 2 गो 3 गो 1 गो आइटम दिखाई पड़ेगा सवाल में। जैसे लॉन्ग टर्म डेट में ऊपर देखे ना, लॉन्ग टर्म डेट में इतना आइटम का नाम पढ़े आप, तो इतना सारे के सारे आइटम सवाल में नहीं छापेगा। इसमें से भी 2-3 आइटम सवाल में दे देगा। इस शेयर होल्डर फंड में भी जितना नाम आपने पढ़ा है, इसमें भी सारे के सारे नाम नहीं देगा। इसमें भी 2-3 नाम आपको सवाल में दे देगा। तब आपको इतना याद तो रखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स कि आपको शेयर होल्डर फंड में किस सब को जोड़ेंगे और लॉन्ग टर्म डेप्ट में किस सब को जोड़ेंगे। ये तो नाम आपको याद रखना होगा, तभी ना आपको उसको सही ढंग से, उसको सही मैनेज में आप जोड़ सकेंगे। अगर आप याद नहीं है कि शेयर होल्डर फंड का नाम आप लॉन्ग टर्म में जोड़ दोगे और लॉन्ग टर्म का नाम शेयर कैपिटल में जोड़ दोगे, सवाल गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए यह फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंतर्गत क्या सब नाम आता है, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत क्या सबको नाम जोड़ा जाता है, फिर उसमें घटाते भी क्या है, शेयर होल्डर फंड में घटाना भी है, लिस्ट होता है माइनस फिक्टेशियस एसेट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पीएल का डेबिट बैलेंस। ये सब नाम याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक ना। अब आगे चलिए, तो ये तो हो गया कि इतना नाम अगर दिया है सवाल में, तब इसको नाम को जोड़कर घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर फंड। अगर स्टूडेंट्स अगर ये सारा नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है सवाल में, ना इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई पड़ेगा, ना प्रेफरेंस शेयर, ना कैपिटल रिजर्व, ना जनरल रिजर्व, यानी इसमें से सवाल में नाम कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तब फिर शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए उसका अलग सा फिर फॉर्मूला आपका है। जैसे यहां था ना आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट का अगर नाम सब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका ऑप्शन था ना यहां पर कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का दूसरा फॉर्मूला था कि टोटल डेप्ट में से करेंट लायबिलिटी को घटा लेना है। उसी प्रकार शेयर होल्डर फंड में भी अगर ये नाम सब अगर सवाल में नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो उसका फॉर्मूला देखिए यहां पर है, शेयर होल्डर फंड्स बराबर क्या है,
नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट का मतलब जो करेंट एसेट नहीं है, ये मतलब जो दीर्घकालीन ऋण है, सॉरी दीर्घकालीन एसेट है, मतलब जो लॉन्ग फिक्स एसेट है, प्लस वर्किंग कैपिटल, WC लिखा गया है वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल की जगह आप करेंट एसेट भी लिख सकते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां करेंट एसेट भी आ सकता है और वर्किंग कैपिटल भी आ सकता है। और माइनस फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नॉन करेंट एसेट में वर्किंग कैपिटल को जोड़ेंगे और नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब दीर्घकालीन ऋण जो होगा उसको घटा देंगे। समझ गया फ्रेंड्स, मतलब नॉन करेंट एसेट प्लस WC यानी वर्किंग कैपिटल अब माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट का मतलब वही जो करेंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब दीर्घकालीन ऋण है, जो लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं ना आप लॉन्ग टर्म डेट, उसी का दूसरा नाम होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो अगर फ्रेंड्स शेयर होल्डर फंड निकालना है, सवाल में ये सारे आइटम का नाम मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल में दे रखा है क्या, नॉन करेंट एसेट्स दे रखा है, WC दे रखा है और नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है। तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड निकाल लेंगे। कैसे, तो शेयर होल्डर फंड बराबर नॉन करेंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को जोड़ लेंगे और जितना जोड़ कर आएगा उसमें नॉन करेंट लायबिलिटी को घटा लेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट को घटा लेंगे। एक फॉर्मूला वो भी है। दूसरा है फ्रेंड्स फॉर्मूला, अब दूसरा है शेयर होल्डर फंड निकालने का, भी शेयर होल्डर का भी फॉर्मूला फ्रेंड्स, ये भी फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड का ही निकालने का है। इसमें क्या है, तो टोटल एसेट में से टोटल डेब्ट को घटा लीजिए। टोटल एसेट समझ गए ना, किसी भी कंपनी के पास, किसी भी उपक्रम के पास जितनी कुल संपत्ति होती है, कुल संपत्ति में से उसके ऊपर जितनी लोन है, जितनी दायित्व है, वह घटा लीजिए आप। जैसे मान लिया जाए किसी कंपनी के पास 5 लाख का टोटल एसेट है, 5 लाख कितना है एसेट है ना, और इसके ऊपर टोटल एसेट है, टोटल एसेट 5 लाख है और टोटल डेप्ट का मतलब समझते हैं ना, रेफरम डेप्ट का मतलब होता है ऋण यानी लोन। टोटल डेप्ट कितना दे रखा है, 4 लाख। अब देखिए टोटल एसेट मतलब कुल संपत्ति 5 लाख है और कुल ऋण यानी टोटल ऋण जो है 4 लाख है। तो 5 में से 4 लाख घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अंशधारी का कोष निकल जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो वही फॉर्मूला यहां फ्रेंड्स है कि शेयर होल्डर फंड का एक अगला फॉर्मूला है, टोटल एसेट में से टोटल डेब्ट को माइनस कर लेंगे, उसके बाद भी शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए ये सारे फ्रेंड लिखा गया, ये सवाल पर डिपेंड है कि कौन सवाल में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, किसमें ये लगाया जाएगा, किसमें ये लगाया जाएगा। तो सवाल के आइटम पर निर्भर रहेगा। अगर सवाल में मान लिया जाए टोटल एसेट दे रखा है, टोटल डेब्ट दे रखा है, तब शेयर होल्डर फंड निकालने का यह फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर सवाल में नॉन करेंट एसेट दे रखा है, करेंट एसेट दे रखा है और नॉन करेंट लायबिलिटी दे रखा है, तब इसका मतलब शेयर होल्डर फंड निकालने का ही फॉर्मूला का यूज होगा। अगर सवाल में ये सब जोड़ने वाला आइटम का नाम दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना, ये सारे नाम दे रखा है, तब इसको जोड़ कर निकाला जाएगा। उसी प्रकार ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट में था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में अगर ये सारा नाम दिया गया है तो सबको जोड़ कर निकाला जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर नाम नहीं दिया है तो फिर ये फॉर्मूला का यूज होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट बराबर टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी को घटा लेंगे, ऐसे निकल जाएगा आपका फ्रेंड्स। वही पता है, सवाल पर डिपेंड है कि किस सवाल में कौन फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल क्यों लिखे फ्रेंड्स, यहां जो आपको लिखा गया ना वर्किंग कैपिटल WC, तो वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर लेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। और लास्ट है फ्रेंड्स टोटल एसेट। टोटल एसेट यानी कुल संपत्ति कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, मतलब नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट दोनों एसेट को जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, टोटल एसेट निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स
आज के वीडियो में मुझे समझाने का यही मतलब था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे ज्ञात करेंगे, हम शेयर होल्डर फंड कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारे फॉर्मूला को फ्रेंड्स आप वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखेंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ इस वीडियो में आज की तक यही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, साथ ही हमारे इस वीडियो के शेयर भी कर दीजिए, जिससे और फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।